This is a website of nseindia.com. You will find all the products which are listed on NSE. They are available in the market watch. You can add some securities for watching that particular security because you have a position in that particular equity derivatives, and there is a index derivatives also. Index options. What is बैंक निफ्टी? जितने भी बैंक्स हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं. 12 banks are covered in Bank Nifty. Okay, and the Bank Nifty symbol is this BANKNIFTY. So Bank Nifty is a symbol of an index. It is having a 12 banks approximately, and the value is 35,251. ये 1 से स्टार्ट हुआ और 35,251 तक पहुंचा है. जैसे जैसे पॉइंट्स शेयर प्राइसेस बढ़ते गए, एक एक बैंक के जब प्राइसेस शेयर प्राइस बढ़ते गए तो इसका ये धीरे धीरे पॉइंट्स जो है 1 पॉइंट से लेके 35,251 पॉइंट्स तक आ गया है. तो आप इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर होता है कॉल एंड पुट. ओके, कॉल बुलिश होता है और पुट होता है बियरिश. कॉल बायर इज बुलिश एंड पुट बायर इज बियरिश. ये बुलिश और बियरिश कंसेप्ट सीखना है पहले. ऑप्शंस को आप भूल जाओ फ्रेंड्स, ऑप्शंस को अभी भूल जाओ, बाद में हम लोग उसको कवर करेंगे. यहाँ पे जो मार्केट डेटा है इसके हिसाब से कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. आपको यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट दिखेगी 17 जून. ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है. अब जैसे कि मैंने आपको फॉरवर्ड सिखाया है, फॉरवर्ड्स आपको ये वेबसाइट पे नहीं दिखेगा. फॉरवर्ड्स जो है वो म्यूचुअली डिसाइड होती है उसकी प्राइस. द प्राइस इज डिसाइडेड म्यूचुअली between the bank and the exporter, between the bank and the importer. So whenever you are dealing in the currency forwards, that will not be uploaded on the website because that is mutually between the bank and the importer, bank and the exporter. So currency derivatives होता है और दूसरा होता है index derivatives. एक index के derivatives को सीखने के लिए आपको पहले ये market watch को देखना है. Index options. Call option 35,000 is the strike price. आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये स्ट्राइक प्राइस है. This is a betting price. The call buyer is bullish. He is saying 35,000 के ऊपर जाएगा. He is bullish. He is expecting 35,000 के प्राइस ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी का. And the second person opposite side is the seller. Call seller. Call seller says, I'm bearish. Bearish means I'm expecting a fall in the bank nifty. I feel that bank prices will fall. What you feel? You are bullish or bearish towards the bank? Many people are bearish because उनको लगता है कि banks में आजकल deposits रखो तो वो भी safe नहीं है, right? So many people are bearish and many people are bullish. So bullish और bearish के वजह से ये आप जो वॉल्यूम होता है बैंक निफ्टी के अंदर, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स. बायर्स आर बुलिश एंड सेलर्स आर बेयरिश. बायर्स फील दैट द प्राइस विल गो अप. बेयरिश sellers, they feel that the price will fall down. So they come into the market and they make a contract and they do a betting in the exchange. On the exchange they do the betting. तो जब भी आपको मैं बोलूंगी स्ट्राइक प्राइस है या एक्सरसाइज प्राइस, इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स एक्सरसाइज प्राइस है. जब भी मैं आपको बोलूंगी स्ट्राइक प्राइस तो आपको दिमाग में तभी आना चाहिए ये बेटिंग प्राइस. इन दो पार्टीज का इस पे बेटिंग हो रहा है. द टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज द बैंक निफ्टी एट 35,000. इफ द प्राइस गोज अप, द बायर विल गेट अ प्रॉफिट एंड सेलर विल गेट अ लॉस. बिकॉज बायर यहाँ पे शर्त लगाई थी बायर ने, मैं जीतूंगा जब प्राइस ऊपर जाएगी. एंड द सेलर विल विन इफ द बैंक निफ्टी फॉल्स. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज getting a profit. One person is getting profit and another person is getting the same loss. So because of betting they earn or lose. Okay, and this is something derivatives. You are deriving the value that tomorrow after 1 month the price will increase.
So expiry date is 17 June. So it will be expired in the same month. So same month में expiry आती है तो उसको 1 month बोलते हैं. अगर इसको मैं चेंज करके एक्सपायरी डेट को बढ़ा देती हूँ तो जुलाई में अगर इसकी एक्सपायरी आती है, अगर यहाँ पे मैं जुलाई कर देती हूँ तो जुलाई इज द सेकेंड मंथ. ओके, और मैंने यहाँ पे अगर अगस्त पे क्लिक कर दिया तो ये थर्ड मंथ हो गया. अभी जून चल रहा है तो सेम मंथ में अगर एक्सपायरी है, 17 जून को एक्सपायरी है, तो आपको उसको 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट बोलना है. और अगर नेक्स्ट मंथ में जाता है तो उसको सेकेंड मंथ, नेक्स्ट मंथ, और जो थर्ड मंथ है उसको फार मंथ बोलेंगे. तो नियर, नेक्स्ट एंड फार. नियर मंथ इज द सेम मंथ एक्सपायरी, जून मंथ एक्सपायरी. नेक्स्ट मंथ इज अ जुलाई मंथ एक्सपायरी and August is the far month expiry. So the third month is far, second month is next, and same month in which we are presently in the June month. So this month is near month. So 1 month. So this is something terms and rules and regulations of contract. Only 3 months contracts are available, and all the derivative instruments like currency derivatives, equity shares derivatives, and equity shares, index derivatives, stock derivatives. So all these derivatives and interest rate futures, okay, they have an expiry date. They are bought and sold between this time. आप इसके पहले भी बेच सकते हो, एक्सपायरी डेट के पहले आप इसको बेच सकते हो. तो एक्सपायरी डेट क्या होती है? इस दिन आपको पोजीशन को क्लोज करना होता है. बहुत सिंपल है. एक्सपायरी डेट के दिन आपको बेचना है. अगर आपने पहले बाय किया है तो आपको एक्सपायरी के दिन बेचना है. और अगर आपने सेल किया है, पहले आपने शॉर्ट सेलिंग की है, तो एक्सपायरी के दिन आपको खरीदना है. तो फ्यूचर्स ऑप्शंस जो है वो एक डेवलपमेंट है डेरिवेटिव्स मार्केट में. ग्लोबली दीज आर ट्रेडेड एंड सिंस 2007 आप देखोगे बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है डेरिवेटिव्स में, एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. 2016 से थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है. द नंबर ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस traded worldwide have increased to billions of contracts. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें. billions of contracts happen since 2016. और प्रीवियस ईयर में भी देखा जाए, भले स्लो डाउन था, इकोनॉमी में स्लो डाउन था, बट इंडियन कैपिटल मार्केट वाज मूविंग. The only reason the Indian capital market is moving is because people don't have trust on one instrument. They want to make a portfolio. They want to divide their money. कोई भी एक जगह पैसा नहीं रखता है क्योंकि उसको लगता है कि सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर लॉस हो गया तो पूरा पैसा. तो you should divide your money and you should invest in different instruments. If you are a risk seeking investor, आप रिस्क ले सकते हो, then you can go for call and put option, index derivatives, stock derivatives, currency derivatives, and interest rate derivatives. So I will show you that there are trade. Okay. So this was about Bank Nifty. The underlying value is the bank index 35,251. 12 banks are covered in the Bank Nifty. Public sector banks and private sector banks both are covered in this, which are having a good market reputation. Only those banks are covered in this Bank Nifty. Not all banks are covered. जिनका अच्छा वॉल्यूम होता है, जिसमें शेयर्स में एक्टिव ट्रेडिंग होती है, जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, ऐसे स्टॉक्स को उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर डाला है. तो बैंक निफ्टी इज अ पोर्टफोलियो ऑफ 12 बैंक्स, 12 banks including private and public sector banks. And Bank Nifty is purchased by many investors. Individual investors also invest in Bank Nifty.
Instead of investing in one bank, they invest in 12 banks together by investing in the bank nifty. And they don't have to pay the full amount. आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपको पे करना होता है. अब ये मैं जून का करती हूँ तो जून का आपको दिखेगा 35,000 आपको पूरा नहीं पे करना है. सिर्फ आपको कितना पे करना है 427 या 200 जो भी उसका प्रीमियम चल रहा है. सामने वाला जो सेलर है जो प्रीमियम मांग रहा है, सेलर प्रीमियम मांगता है तो बायर को उतना प्रीमियम देना. आपको एक चीज याद रखनी है, प्रीमियम जो होता है वो प्राइस होती है ऑप्शंस की. आपको यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है डेरिवेटिव्स में. तो आप कितना डिपॉजिट करेंगे? अगर 340 चल रहा है तो 340 डिपॉजिट करना है अकाउंट में. अगर 427 चल रहा है उस टाइम पे तो 427 देना. जो भी चल रहा है प्रीमियम वो देना है, लेकिन 35,000 पूरे नहीं देने हैं आपको. आपको ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लेवरेज. इतना सा हमने पे किया और हमें इतनी पोजीशन मिल गई. यही तो कमाल है ना. सो दिस इज समथिंग success of derivatives. The success of derivative is because we are not paying the full cash price of 35,000. We are buying the 12 banks together at 340. Nobody would believe. So this is something different from cash market. अगर यही 12 बैंक मैं कैश मार्केट में लेती हूँ, मुझे पूरे पैसे बैंक्स के देने पड़ेंगे, अलग अलग शेयर्स बाय करने पड़ेंगे. पंजाब नेशनल बैंक, SBI, प्राइवेट बैंक ICICI, HDFC. So I will combine private and public and I will buy shares. It will come in my demat. It will take 1 day, T+1, and the stock exchange will upload the shares in my demat. But I have to pay full in the cash market. So cash market is different and derivative market is different. So what is a derivative market? The committee which developed this market was Verma committee, LC Gupta committee. These committees, they develop the derivative market. And actually the intention of developing this market was to cover the loss. जिन लोगों को बिजनेस में लॉस होता है वो अपना लॉस यहाँ पे कवर करने के लिए पोजीशंस लेते हैं. बैंक्स जिनको लोन्स नहीं NPS हो रहा है तो वो यहाँ पे बैंक निफ्टी के थ्रू अपना लॉस को कवर कर सकते हैं बाय टेकिंग अ ऑपोजिट पोजीशन इन दिस. The intention of market was not to make a speculation. ज़्यादा speculation करने भी नहीं देते. SEBI watches this. SEBI is a regulatory body. They watch continuously. They watch what are the new contracts, who is entering into the new contract, who is selling the contract. Option is a contract between the buyer and the seller. Buyer is bullish and seller is bearish. So bullish and bearish, these two parties, they increase the volume of the market. And there is a need of speculators also because they increase the volume. They increase the volume of the market. You will find the data. In the data, many people are day traders. Morning 9:15, they are starting the position and they are closing by 3:30. So they are the day traders. They are not coming for long-term position. They are coming only for making profits in a particular day. So they know that the price will behave in this way. The price will go up. The price will come down. So they say that we know that the price will behave in this way. So they take a position long and short. Long is buy and short is sell. So I will use these terms. Long means buy and short means sell. So in this way, we will learn about the derivative market in 2.5 months. And the last month, we will be doing a revision so that if the exam is due on in the month of August or September, you will be able to, October, September, October exams will be there. So in that exam, logically you have to think without studying your textbook. Even you will study PPTs. Through PPT, you will understand everything. So the settlement date is the expiry date. Expiry date के पहले आपको बेच देना है. इसका 17 जून को एक्सपायरी है. तो अगर आज मैं पोजीशन ले रही हूँ 15 तारीख है
तो मुझे 2 दिन के अंदर इसकी पोजीशन क्लोज करनी। दिस इज द फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ आई गो टू द नेक्स्ट मंथ, 8 जुलाई का अवेलेबल है, 1 जुलाई का अवेलेबल है, 15 जुलाई, 22 जुलाई, इसमें वीकली एक्सपायरी होती है। जो बैंक निफ्टी है उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब एवरी थर्सडे इसका एक्सपायरी होता है। और आपको इसका पूरा पैसा नहीं देना है। सारे बैंक्स आपने ले लिए, 35,000 भी अमाउंट हो रहा है, लेकिन आपको कितना देना है? सिर्फ 340 या 400 या 428, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं देना है। और लेकिन आपको पोजीशन बहुत बड़ी मिल रही है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। वी हैव स्टडीड लेवरेज। अब थोड़ा सा पैसा डिपॉजिट करते हो और बुकिंग करते हो ना, ये मेरी चीज है, मुझे बंगलो लेना है या जमीन लेनी है, तो आई डिपॉजिट सम अमाउंट टू द सेलर एंड आई से दैट ये डील हो गई हमारी, मुझे फ्यूचर के डेट पे मुझे ये दे देना, आई पे यू ऑन द फ्यूचर डेट। सो दिस इज समथिंग, आई एम बाइंग अ हाउस, आई एम बाइंग अ लैंड एंड आई एम गिविंग अ डिपॉजिट टू अ सेलर, ये मेरा, ठीक है। तो आपका और उसका डील हो गया। दिस इज जस्ट लाइक एडवांस बुकिंग। ऑप्शंस में आप पूरा इंडेक्स कभी बाय करोगे? नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में बाय करोगे, 15 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई। सो दिस इज अ प्रॉमिस बिटवीन द बायर एंड द सेलर कि मैं आपको ये 35,000 में दूंगा। ओके, सो दिस इज in deep we will study about this in the future lectures. अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, इक्विटी डेरिवेटिव्स इज अवेलेबल, स्टॉक डेरिवेटिव्स, एंड देयर इज अ वॉल्यूम फ्रीज क्वांटिटी लिमिट। एक लिमिट होती है, हर एक स्टॉक को लिमिट दी गई है, एक लिमिट के ऊपर उसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, तो उसको फ्रीज कर देते हैं, मतलब उसमें ट्रेडिंग बैन हो जाती है अगर वो लिमिट को क्रॉस करता है, तो ये भी उन्होंने रखा है। फिर लॉट साइज जो है, आप डेरिवेटिव्स में एक शेयर कभी भी नहीं ले सकते हो, आपको कम से कम 100, 500, 1000 ऐसा आपको लॉट साइज होगी। तो मिनिमम शेयर्स आपको 100, 500, 200, 250 ये सब लिखा होता है उसमें, एंड दैट इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये चेंज भी होते रहता है। Ma'am, this volume freeze limit is decided by the NSE only, right? Volume happens depending upon the buyers and sellers, but the limit is set by the SEBI or NSE. Okay. They mutually decide that इस स्टॉक का प्राइस इतना कम है तो इसका लॉट साइज इतना रखो, कम से कम 6-7 लाख का इसमें ट्रेडिंग मिनिमम करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अगर प्राइस नीचे जाता है तो लॉट साइज को बढ़ा देते हैं, और प्राइस ऊपर जाता है तो लॉट साइज को कम कर देते हैं। सो लॉट साइज कीप ऑन चेंजिंग and it is depending on the price. Okay. Thank you. Okay. And our topic is related to agriculture, base metals, and gold, silver. We are from TYBMS, right? We all are from TYBMS, so we have to focus on commodities. Okay, and TYBFM, they have to focus on equity derivatives because they have to understand financial derivatives. So both are same, both have lot sizes, both have volume freeze. And Naman Shah, tell me. मैम मैंने एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेरी समझो, और उसके बाद बैन हो जाता है स्टॉक, तो क्या कर सकते, मतलब उसका ट्रेड तो होता ही नहीं है ना। आपका पोजीशन है तो आप बेच सकते हो, आप एग्जिस्टिंग पर्सन हो, एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो, तो आप बेच सकते हो, लेकिन आप न्यू पोजीशन नहीं ले सकते हो। बट मैम अभी मैंने शॉर्ट सेल किया है ऑप्शन को, और उसके बाद बैन हो जाता है, बट बायर ही नहीं है ना मार्केट में। हाँ, तो जैसे ही खुलेगा ना, मतलब बायर नहीं है तो आप नहीं उसको कर पाओगे, एक मिनट, आवाज। इसमें क्या होता है, जिसका एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अगर कोई बायर आ जाता है तो आप फिर उसको पोजीशन को क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको न्यू पोजीशन बनानी है तो आप बैन पीरियड के अंदर आप उसको न्यू पोजीशन नहीं ले सकते हो, आप फ्रेश बाइंग उसके अंदर नहीं कर सकते हो। और बैन क्यों हुआ था, इसका ये भी रीजन बताती हूँ मैं।
प्राइस या तो जो वॉल्यूम है वो क्रॉस करता है, जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब एक लेवल को क्रॉस करते हैं तो उसमें फ्रीज हो जाती है, क्वांटिटी जो आई लिमिट है थिंक उससे ज्यादा हम 90% नहीं कर सकते। हाँ हो जाता है, 90% या 100% के ऊपर कुछ क्लोज होता है फ्रीज बैन। हाँ बट 90%। हाँ जैसे अभी थर्सडे की एक्सपायरी है और ट्यूसडे को समझो बैन हो गया और ऑलमोस्ट 2-3 दिन के लिए तो रहता ही है बैन, हाँ हाँ। तो फिर क्या करना है? और तब तो ऑब्वियसली अभी एक्सपायर होने वाला है वो तो कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे भी कोई लोग होते हैं, जैसे आप यहाँ पे बेचना चाहते हो तो आपके कुछ सामने वाला को बाय भी करना होगा, जिसको क्लोज करना होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपने पहले खरीदा था और आप बेचना चाहते हो, और उसने पहले बेचा था और उसको खरीदना है और बैन पीरियड चल रहा है, तो आपका पोजीशन हो जाएगा उसमें। कोई ना कोई हो ही जाता है उसमें। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप सेल करना चाहते हो और सामने वाला बाय नहीं करना चाहता बैन पीरियड, तो एग्जिस्टिंग वाला पोजीशन से निकल सकता है, लेकिन न्यू पोजीशन कोई नहीं बना सकता है। थैंक यू। अभी कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल, यहाँ पे एग्रीकल्चर, सोयाबीन, डीगम्ड सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स, क्रूड डीगम्ड सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है सोयाबीन और इसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। 9 AM to 9 PM ये सेशन होता है, 12 घंटे का सेशन है। इसमें ज्यादा टाइम मिलता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, और उसमें सिर्फ 3:30 तक है, 9:15 to 3:30 इक्विटी डेरिवेटिव्स, और इसमें ज्यादा टाइम आपको मिल जाता है। और एक आपको जो बेस वैल्यू है, आपको रुपीस पर 10 kg जो वैल्यू वहां पे दिखाते हैं वो 10 किलो की मिनिमम वैल्यू होती है। सोयाबीन की जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखती है वो स्क्रीन पे एक 10 kg का ही दिखाते हैं, आपको 1 kg का नहीं दिखाते हैं। तो कोटेशन मतलब जो सोयाबीन की प्राइस स्क्रीन पे दिखेगी आपको वो 10 किलो की दिखेगी। और जो गोल्ड की भी होती है आपको मैं वो भी बताऊंगी, 10 ग्राम गोल्ड है, 100 ग्राम गोल्ड है, वो सब भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एग्री हो गया। मेटल्स में आते हैं, कॉपर, कॉपर में ट्रेडिंग होती है और इसके भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। और इसका लास्ट डे होता है लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसमें ऐसा थर्सडे वगैरह नहीं होता है, इसका डेट दिया होता है। इक्विटी में वो लास्ट थर्सडे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें वो डेट बराबर दे देते हैं। जैसे जुलाई का है तो 22 तारीख, 28 तारीख, वो पर्टिकुलर डेट उसमें दे देते। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है उसका 1 मंथ का कंसीडर होता है। और इनके वेयर हाउसेस भी होते हैं जिनको डिलीवरी लेना है। जो बायर होता है वो बोलता है कि मुझे डिलीवरी पे जो टिक करते हैं, तो डिलीवरी उनको कहाँ से मिलेगी? भिवंडी में उसका वेयर हाउस है। NSE NSE will be having a warehouse in Bhiwandi, and they will keep copper, raw copper material, and buyer can take delivery from the warehouse। और मिनिमम ऑर्डर जिसको बाय करना है, सेल करना है, 175 मिलियन टन्स का इसमें डिलीवरी उनको लेना है मिनिमम। और टिक साइज मतलब जो प्राइस में मूवमेंट होती है, प्राइस की मूवमेंट होती है ना, जैसे इसका प्राइस अगर है सपोज 100 रुपीज है, तो इसमें इसका प्राइस में मूवमेंट जो होगी ना 0.05 आगे जाएगा, तो 100.05, फिर 100.10। तो मूवमेंट में मिनिमम गैप जो होगी ना, प्राइस एक प्राइस से दूसरी प्राइस में जब चेंज हो रहा है कॉपर का प्राइस, तो उसमें 0.05 का आप डिफरेंस देखेंगे। 100 फिर 100.05, तो 100.05 से 100.10, 100.15, 100.20। तो आप जो उसमें टिक साइज होती है वो मतलब प्राइस की मूवमेंट कैसे बढ़ेगी, 0.5 आगे जाएगी, उसमें वो बीच वाली फिगर्स नहीं आएंगी।
और इसमें आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, और जिनको जो लोग अपनी पोजीशंस को ओपन रखते हैं, मान के चलेंगे वो लोग डिलीवरी लेंगे, दे हैव टू टेक देयर कंपल्सरी डिलीवरी ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन अगर आप बेचते नहीं हो तो आपको पूरा पैसा दे के वो सारी कमोडिटीज 2.5 मिलियन टन के जितने भी पैसे बनते हैं आपको वो पूरी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इसके लिए एक्सपायरी के दिन बेच दो, अगर बाय किया है तो उसको सेल कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपका अकाउंट में आएगा। लॉस होगा आपका अकाउंट से निकल जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो डिलीवरी पीरियड के पहले, डिलीवरी जो एक्सपायरी डेट के पहले आपको ये पोजीशन को क्लोज कर देना। आपने बाय किया था आपको सेल कर देना, आपने सेल किया था आपको बाय कर देना। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फिर, अगर आपने सेल किया है तो आपको बाकायदा डिलीवरी देनी पड़ेगी। आपने भिवंडी में रखा क्या उसका मटेरियल, कॉपर का नहीं रखा, तो आपको फिर पेनल्टी करनी। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अभी गोल्ड सिल्वर का देख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर एक प्रीशियस मेटल्स के अंदर है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है मिनी गोल्ड और दूसरा होता है बिग गोल्ड। ओके, जो मिनी गोल्ड है उसमें आपको 100 ग्राम्स बाय करना है, और जो लार्ज गोल्ड है उसमें 1 kg गोल्ड बाय करना है। ये लॉट साइज जो है डिसाइड करता है एक्सचेंज। और 995 की 99.5% की प्योरिटी होती है इस गोल्ड में। अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी के दिन आप ले सकते हो इसकी डिलीवरी पूरे पैसे देके, या आपको बाय नहीं करना है, आप कोई ज्वेलर नहीं हो, आप गोल्ड स्मिथ नहीं हो, आपको ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है और आपको बाय नहीं करना है, ऐसे ही आपने पोजीशन लिया था प्रॉफिट करने के लिए, तो आप उसको बेच दोगे। एक्सपायरी के दिन आप बेच दोगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपने बाय किया लोअर प्राइस पे और 3 महीने के बाद बेचा एक्सपायरी के दिन, तो वो आपका प्रॉफिट जो है अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो तो उसमें जीएसटी वगैरह वो सब चीजें, कस्टम ड्यूटी, वो सारी टैक्सेस वगैरह के साथ आएगा। तो सिल्वर का भी वैसा ही है, एक सिल्वर का 10 kg का है और एक 600 kg का है। ये लॉट साइजेस हैं अलग अलग। उसके बाद है अभी देखो ये इंडेक्स है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में निफ्टी 50। अभी ये मार्केट तो स्टार्ट हो गया, 10:31 हो रहा है, तो 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ और अभी इसका पॉइंट्स है 15,899.70। तो वो जो 50 स्टॉक्स है उसमें प्राइस की मूवमेंट्स आ रही है, तो आप देखोगे ये ऊपर है तो मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये ग्रीन में दिख रहा है निफ्टी 50। और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसके आगे वाले 50 स्टॉक्स जिनमें थोड़ा कम वॉल्यूम होता है, इसके लिए नेक्स्ट 50 में है 39,291.20। इसमें ज्यादा वॉल्यूम है इसलिए काफी आगे गया है निफ्टी नेक्स्ट। निफ्टी मिड कैप भी है, इसमें 50 स्टॉक्स हैं जो मीडियम साइज कंपनीज है उनको इसमें इंक्लूड किया है। और निफ्टी बैंक जो है इसमें 12 बैंक्स इंक्लूडेड है, 12 बैंक्स में प्राइवेट बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक है। 12 बैंक्स को बना के इसके अंदर इंडेक्स में डाल दिया, और उनके प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो निफ्टी बैंक बढ़ता है, उनके प्राइसेस जब फॉल होते हैं निफ्टी बैंक नीचे जाता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो ब्रोकर्स होते हैं वो लोग भी लिस्टेड है आजकल, जीरोधा है, फिर एंजल ब्रोकिंग है, इंडिया इन्फोलाइन है, सारे ब्रोकर्स लिस्टेड हैं, तो ये फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आते हैं। तो इनके भी जो है
16,656, मतलब इनके भी जो शेयर्स हैं, ब्रोकर्स के जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके भी शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो मार्केट ग्रीन में दिख रहा है आपको, ग्रीन इज पॉजिटिव, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. सो एंड देयर इज अ ओपन प्राइस. कल क्या प्राइस था निफ्टी का? 15,866 और हाई प्राइस था, आज का हाई प्राइस है 15,901 और लो प्राइस है 15,842. इतना नीचे गया था आज के दिन पे. और आप यहाँ पे देखोगे these are the active players. इस इन पांचों स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट था और जो नीचे दिया है इन 5 में सबसे ज्यादा लॉस था. जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ONGC, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, Reliance, IOC, Indian Oil Corporation, these all stocks were in green. And below you will find Coal India, Divis Lab, this is a pharma company, Adani Ports, Cipla Pharma, JSW Steel. As you know, pharma is doing very well. So pharma industry के तो stocks नीचे जा रहे हैं, लेकिन actually pharma is performing very well. और यहाँ पे डेटा आता है कि बोर्ड मीटिंग कौन से कंपनीज की होने वाली है. ये सारा आपको NSE पे दिख जाता है कि किसका बोर्ड मीटिंग है, किसका अपॉइंटमेंट्स होने वाला है. तो ये यहाँ पे डेट और टाइम दिया जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग है या शेयर होल्डर मीटिंग है या बोनस इशू है या दूसरे बहुत सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो यहाँ पे NSE के वेबसाइट पे डाले जाते हैं. और यहाँ पे आप देखोगे एडवांसेस 37 है, डिक्लाइन 13, अनचेंज 0. जो ये प्राइस की मूवमेंट्स है ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, एडवांस और डिक्लाइन, जो आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो भी आपके प्रोफेसर हैं वो आपको कवर करेंगे इस टॉपिक को, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस. All of you write your roll number and name in the chat box so that I can write it when I get a roll call. I will note it in my Excel sheet.